आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय संदीप सर पर स्वागत है। जैसा कि हम कंसेप्ट ऑफ गुडविल का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग टू गुडविल। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस या जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की जो ख्याति होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मेनली हम ख्याति को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ख्याति को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका आपका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, परचेज गुडविल, और इसका जो टाइप सेकंड है वो क्या है, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति अथवा अंतर्निहित ख्याति यानी इनहेरिएंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसमें अब हम स्टडी करते हैं इसकी डिटेल में कि जो इसका टाइप फर्स्ट है वो क्या है कि परचेज गुडविल। क्रय की गई ख्याति वह ख्याति है जिसे भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। तो परचेज गुडविल यानी इसके नाम से स्पष्ट है कि इसे क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि क्रय की गई ख्याति वह ख्याति है जिसे भुगतान करके प्राप्त किया गया है, यानी उसके लिए आपने कोई पेमेंट की है, उसको आपने परचेज किया है। उदाहरण के लिए इसमें एग्जांपल दे रखा है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यवसाय क्रय किया जाता है तो शुद्ध संपत्तियां यानी नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी टोटल एसेट है, संपत्तियां हैं, उसमें से आपको क्या माइनस करनी है, लाइबिलिटीज़। जब भी हम अगर कोई बिज़नेस परचेज करते हैं तो उसकी जितनी भी जो भी टोटल एसेट है, कुल संपत्तियां हैं, उसमें से अगर हम जो भी उस बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ दायित्व है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, जो नेट वर्थ यानी नेट एसेट्स हैं वो बचती हैं। तो से क्रय मूल्य के आधिक्य को क्रय की गई ख्याति कहा जाता है। यानी जो जितने की आपकी संपत्तियां हैं, शुद्ध संपत्तियां हैं, उससे ज़्यादा जो भी आपने आपका जितना क्रय मूल्य है, लगा लो अगर आपकी नेट वर्थ है जो या नेट एसेट्स है वो 1 लाख रुपए की है, और अगर आप उसके 1 लाख के बजाय 1,20,000 क्रय मूल्य के रूप में पेमेंट करते हो, तो जो इसमें आपका डिफरेंस रहेगा 20,000 का, वो 20,000 आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। तो ये होता है आपका परचेज गुडविल का कंसेप्ट। उसके बाद में कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसकी परचेज गुडविल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो आपका रहेगा कि यह व्यवसाय के क्रय के समय उत्पन्न होती है। जब भी कोई बिजनेस परचेज किया जाता है उस टाइम ये क्या है, उत्पन्न होती है। दूसरा इसका पॉइंट कि पुस्तकों में इसका लेखांकन किया जाता है। इट इज़ रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग, यानी इसका अकाउंटिंग इन बुक्स, यानी इसका आपके पुस्तकों में लेखांकन किया जाता है, या इट रिकॉर्ड्स इन बुक्स, क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है। इसके लिए किसका भुगतान किया है, प्रतिफल का भुगतान किया गया है, इसलिए इसका लेखांकन है वो किया जाएगा पुस्तकों में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि इसे स्थिति विवरण में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। यानी जो भी आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है उस बैलेंस शीट में इसको एसेट्स साइड में शो किया जाता है। यानी दो साइड होती है आपकी बैलेंस शीट की, एक एसेट की और एक लाइबिलिटीज़ की। तो इसको आपको क्या किया जाता है, एसेट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसे शीघ्र से शीघ्र अथवा इसके उपयोगी आर्थिक जीवन काल में अपलिखित यानी ह्रासित किया जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसको क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। यानी इसको राइट ऑफ किया जाता है, यानी कि इस गुडविल का यानी इस रेपुटेशन का हमें कितने टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। तो जितने टाइम तक हम इसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट मानते हैं
उतने टाइम तक एनुअली हर एक साल इसके मूल्य को किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, और उसे हम हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में उस अमाउंट को लिखते हैं जितनी अमाउंट हमें राइट ऑफ करनी होती है वो। उसके बाद में जो ये तो थी आपकी परचेज अकाउंट की कुछ जो भी विशेषताएं। तो मेनली इसकी विशेषताएं क्या है, जब कोई भी बिजनेस परचेज किया जाता है उस टाइम ये उत्पन्न होती है। इसका जो है आपका बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपकी एक एसेट के रूप में बैलेंस शीट में शो होती है। और चौथा, इसको आपके द्वारा राइट ऑफ किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है आपका कि स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति या सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरिएंट गुडविल। यानी हम जनरली कह सकते हैं कि जो परचेज गुडविल होगी वो तो जब कोई बिजनेस, एक सेलर होगा एक परचेजर होगा, तो जब भी कोई बिजनेस है वो सेल किया जाता है तो उस टाइम जो भी परचेजर व्यक्ति होता है तो उसके लिए जो भी वो एक्स्ट्रा पेमेंट करता है उसके नेटवर्थ से के अलावा, तो वो क्या कहलाती है, उसकी ओवर वैल्यू परचेज गुडविल होती है। और ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये अपने आप में कोई बिजनेस है वो सेल नहीं किया जाता है, वो बिजनेस चलता रहता है, लेकिन उसकी अपनी ख्याति या प्रसिद्धि के कारण ही क्या होता है कि उसकी जो रेपुटेशन होती है, जो वो अपनी वैल्यू का जितना एक एवेल्यूशन कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं मार्केट में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। तो इसमें दे रखा है कि ऐसी ख्याति एक चालू व्यवसाय में उस व्यवसाय की अनेक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है। उसकी अपनी जो विशेषताएं होती हैं, मुख्य बातें होती है, उसके मार्केट में जो भी प्लस पॉइंट होते हैं उसके कारण उसकी क्या है, गुडविल है वो जनरेट होती है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं दे रखी है कि जो आपकी इनहेरिएंट गुडविल है इसकी क्या स्वयं उत्पन्न की ख्याति है, इसकी क्या विशेषताएं रहेगी। तो इसकी जो आपकी पहली विशेषता है वो क्या है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि यह एक लंबे समय के दौरान व्यवसाय के अंदर ही उत्पन्न होती है। यानी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है तो उसके अंदर ही ये इंटरनली रूप से क्या होती है, इंटरनल रूप से जनरेट होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, इस प्रकार की ख्याति का सही मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति के विचार या दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की ख्याति के मूल्य का सही से आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसको इवेल्युएट करता है उसका अपना जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, उसकी परसेप्शन होती है, उसका अप्रोच होता है, वो इसको प्रभावित कर सकता है। और पॉइंट नंबर थर्ड है कि लेखांकन प्रमाप 26, उसके बाद में ये दे रखा है ब्रैकेट में कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लेना, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 26 ही है, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। तो 38 नहीं है, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है आपका 26 ही है। यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो आपकी इंटेंजिबल एसेट को बताता है। तो इसके अनुसार अदृश्य संपत्तियों के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसके बदले मुद्रा में अथवा मुद्रा के बराबर कोई मूल्य नहीं चुकाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी इनहेरिएंट गुडविल होती है उसको हम कभी भी अकाउंटिंग बुक में शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके अकॉर्डिंग इसका लेखा नहीं किया जाता है, क्योंकि इस गुडविल के बदले हमने कोई पेमेंट नहीं की है। उसके बाद में है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है और किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। तो इसमें जो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो क्या है, या इसमें क्या रखा है कि कंडीशंस यानी साझेदारी में निम्न दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, वो सिचुएशन कौन सी हैं, जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। हम जनरली कह सकते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब फर्म बेची जाती है, व्हेन फर्म इज सेल। और पॉइंट नंबर 5, जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण यानी अमलगमेशन हो जाता है उस कंडीशन में। तो ये आपकी 5 कंडीशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें ख्याति के मूल्यांकन की यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है वो किया जाएगा, तो उसके लिए कौन सा मेथड है वो अडॉप्ट किया जाएगा, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां क्या रहेगी, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ख्याति है वो एक अदृश्य संपत्ति है, एक इंटेंजिबल एसेट है। ख्याति है वो एक क्या है, अदृश्य संपत्ति है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अतः इसका उचित मूल्य ज्ञात करना एक कठिन कार्य है। व्यवसाय के विक्रय की दशा में इसका मूल्य क्रेता और विक्रेता के आपसी एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। और ख्याति के मूल्यांकन की निम्न विधियां प्रचलित हैं। तो जनरली जो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं वो कितनी हैं, तो इसकी 3 विधियां हैं। जो पहली विधि है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। सेकंड है अधिलाभ विधि यानी सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरी है वो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि। तो हमने यहाँ पे सीखी कि ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं। तो मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हैं वो 3 हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम कह सकते हैं कि मेथड्स है वो 3 हैं, एपी, एसपी, सीपी। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो मेथड 1 है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ विधि। यह ख्याति के मूल्यांकन की एक सरल और व्यवहारिक विधि है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन कुछ गत वर्षों के लाभों के औसत को एक निश्चित संख्या जैसे 3 वर्षों के क्रय के बराबर या 4 वर्षों के क्रय के बराबर आदि से गुणा करके किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका सूत्र रूप में वो सबसे इसका जो फॉर्मूला है वो है कि वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का जो इसमें फॉर्मूला रहेगा वो क्या है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना होगा। पिछले कुछ वर्षों का प्रॉफिट गिवन होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं अगर पीछे के 4 साल है उनका प्रॉफिट दे रखा है, हर एक साल का प्रॉफिट है 10,000 और पीछे के 4 साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है ये, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे के 4 साल का हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो कितना होगा, इसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 40,000। तो ये तो हो गया पीछे के आपका 4 साल का प्रॉफिट। अब ज्ञात करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जितने ईयर का प्रॉफिट है वो, तो 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 एवरेज प्रॉफिट। तो ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट कि पीछे जितने भी साल का प्रॉफिट है उन प्रॉफिट को जोड़ो और वो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो उसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए उस सारे प्रॉफिट को जितने साल का प्रॉफिट है उससे कर देंगे डिवाइड, वो हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या होगी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो इलिस्ट्रेशन है वो करते हैं हम। तो इसमें दे रखा है कि आपको कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म
ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे आपको जो 3 ईयर्स परचेज है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये जो प्रॉफिट है इनसे क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में इस एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई। तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब हम इसका करते हैं कंटिन्यू। तो आपको ईयर 2013-14 का प्रॉफिट दे रखा है, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। तो हम देख सकते हैं पीछे के 5 वर्षों का हमें टाटा गिवन है और उसकी हमें प्रॉफिट है वो दे रखा है अमाउंट में 4 लाख, 5 लाख, 15-16 का जो ब्रैकेट में दे रखा है ये आपका क्या होता है, जो ब्रैकेट में गिवन होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है लॉस हमेशा। और ये जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस लॉस, उस प्रॉफिट को कर देगा कम। उसके बाद में ये 16-17 का प्रॉफिट है 1,50,000, 17-18 का है 2,50,000। उसके बाद में इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दे रखी है इन सालों के प्रॉफिट की रिगार्डिंग, कि अगर कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट अगर किसी साल के प्रॉफिट में जुड़ा है यानी असामान्य लाभ, तो उसको उस साल के लाभ में से घटाएंगे। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है, असामान्य हानि है, तो उसको उस साल के प्रॉफिट में जोड़ देंगे, क्योंकि ये बार बार न होने वाली हानि होती है इसलिए इसको जोड़ते हैं। और अबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं वो बार बार न होने वाले लाभ होते हैं इसलिए इसको उस साल के प्रॉफिट में से घटाते हैं। तो उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या गिवन है कि तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ऑन 1 जनवरी 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू ए लॉस ऑफ गुड ऑफ रुपये 3 लाख। ए क्लेम ऑफ रुपये 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें जो 2001 जनवरी 2016 का है, तो ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो किस में जाएगा, 2015 और 16 में जाएगा। ये किस में जाएगा, 15 और 16 में जाएगा आपका। इसमें सबसे पहले किस में होगा, ये आपका 15 और 16 में ये जाएगा इसमें, क्योंकि 1 जनवरी है ना, तो 1 जनवरी किस में आएगा, 2015-16 में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसलिए ये 2015 से शुरू हुआ और 1 जनवरी है वो 2016 इसमें आ गया। तो इसके रिगार्डिंग दे रखा है कि इस साल में जो 3 लाख का कोई लॉस था जो फायर आग की वजह से हुआ, और उसका क्लेम मिल गया 70,000 रुपये, और हमने इस साल में क्या मान रखा है, 60,000 का ऑलरेडी लॉस। तो एक एडजस्टमेंट करनी है इसकी। और दूसरी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपये 80,000, यानी 31 मार्च 2018। तो ये आपका होगा सबसे लास्ट का इसका 2017-18 का। इसमें आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम है तो वो इसमें से क्या हो जाएगी, 80,000 रुपये माइनस, क्योंकि वो अब नॉर्मल प्रॉफिट है, हमेशा न होने वाली आय है। तो इसके बाद में इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है सारे प्रॉफिट की, कि सबसे पहले टोटल प्रॉफिट इसमें फॉर द लास्ट 5 ईयर का दे रखा है कि 2013-14 का 4 लाख का आपका 4 लाख ही रहेगा, 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा सबसे पहले केस का। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 2014-15 का वो 5 लाख ही रहेगा, पहले का 4 लाख रहेगा, दूसरे का आपका 5 लाख रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट दे रखा है 2015-16 का, उसमें आपका ऑलरेडी कितने था, माइनस में 60,000 लॉस था। लेकिन जो अबनॉर्मल यहाँ पे आपका क्या हुआ है, 3 लाख का अबनॉर्मल जो लॉस हुआ है, उस अबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। असामान्य हानि जुड़ती है और असामान्य लाभ है वो माइनस होते हैं। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का, तो 60,000 में 3 लाख क्या करेंगे प्लस में। और जो हमें एक 70,000 रुपये की इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है वो, तो वो हमेशा क्या हमें रिसीव नहीं होता है, वो 70,000 क्या करेंगे माइनस। या जनरली हम कह सकते हैं कि 3 लाख था
लॉस उसमें से 70,000 क्लेम, तो हमें नुकसान कितने का शो कर रखा है 230 का, लेकिन 230 का नुकसान है मानना नहीं है। तो इस साल का ये नुकसान ना होता तो ये क्या होता, प्रॉफिट होता। लेकिन ये ऑलरेडी लॉस शो कर रहा है कोई 60,000 का, तो 230 में से 60,000 हम क्या करते माइनस, तो प्रॉफिट कितना बचता 170। तो लास्ट में इसने क्या कर रखा है, प्रॉफिट कितना है वो 170 है। 60,000 जो माइनस में है वो प्लस में अब नॉर्मल लॉस 230। तो ये 230 कैसे आया, ये 230 आया कि आपको 3 लाख का तो क्या था फायर से नुकसान था, 70,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 230। ये 230 था और 60,000 आप, ये 230 क्या होता प्रॉफिट होता, और 60,000 वो है लॉस था, वो इसमें से माइनस करते तो प्रॉफिट कितना बचता 170। उसके बाद में 2016-17 का है 1,50,000 और 2017-18 का है 2.5 लाख आपका प्रॉफिट है। उसमें अब नॉर्मल गेन है 80 का, अब नॉर्मल गेन नहीं जोड़ेंगे तो आपका कितना बचेगा, वो बाद में 1,70,000 है वो इसका बचेगा। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका सारा। इसके बाद में टोटल करना है इस सारे प्रॉफिट का, जो भी 5 साल का है इसका। तो हमने 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लिया। इस 5 साल के प्रॉफिट का हमारा जो टोटल आया है वो कितना है 13,90,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 13,90 5 साल का है, इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2,78,000। और उसके बाद में गुडविल क्या है वो आपकी आएगी, एवरेज प्रॉफिट है जो 278, उसको क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी आपको सबसे पहले इसमें गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो यहाँ पे 3 जो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको इसमें गिवन है, इससे क्या करना होगा मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8,34,000। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट बेस एक इलिस्ट्रेशन था। और आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।